आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कपड़ों की रंगाई और छपाई के बारे में। ठीक है। बाज़ार में आप देखते हैं कि बहुत सारे वो छोटे व बड़े प्रिंटों में बहुत सुंदर रूप से बुने हुए रंग बिरंगे डिज़ाइन वाले कपड़े उपलब्ध होते हैं, क्योंकि हम उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए रंग करते हैं, उसमें विभिन्न रंगों के डिज़ाइन बनाते हैं। और रंग और छपाई ये क्या है? एक प्रकार की परिसज्जा होती है। अब बात करेंगे हम टेक्सटाइल परिसज्जा के लिए प्रयोग होने वाली रंजकों के प्रकार। तो रंजक क्या होता है? ये एक रंग करने का पदार्थ होता है जिनका प्रयोग कपड़ों की रंगाई और प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। रंजकों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है हमारा प्राकृतिक रंजक और दूसरा होता है कृत्रिम रंजक। तो जो पदार्थ है रंग करने वाला रंजक, तो वो दो प्रकार से प्राप्त होता है। हमें एक प्राकृतिक रूप से होता है और एक कृत्रिम रूप से। तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा प्राकृतिक रंजक। तो ये क्या होता है? ये प्राकृतिक रंजक वे रंजक होते हैं जिनका प्रयोग हम मानव ने सर्वप्रथम किया था। ये बहुत ही पुराना है। जो इससे हम प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होते हैं उनसे हम रंगाई करते हैं। जैसे कि हमें वनस्पति से प्राप्त होता है, पशु से प्राप्त होता है और खनिजों से प्राप्त होता है। और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ये जल या भूमि को दूषित नहीं करते हैं। इन रंजकों को अवशिष्टों को खेतों में उर्वरक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। किंतु प्राकृतिक रंजकों में रंगाई की प्रक्रिया धीमी होती है, बहुत ही स्लो होती है और बहुत टाइम लेता है। अब धीरे धीरे करना पड़ता है। कठिन तथा अधिक महंगी भी होती है। अगर समय ज़्यादा लगेगा, टाइम भी अधिक लगेगा। पौधों से प्राप्त होने वाले प्रमुख रंजक है। जो पौधों से प्राप्त होते हैं वो कौन कौन सा रंजक है? हल्दी। हल्दी से हमें पीला कलर मिलता है। मेहंदी से हम जो हमारा प्राकृतिक है उसे लाल कलर मिलता है। मंजिष्ठा, नील तथा लाख जो होता है, नील से आप देखते होंगे ना, आप कलर करते हैं। फिर जो हमारा टाइरियन पर्पल जो कलर है वो हमें रंजक पशु से प्राप्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर जो खाकी रंजक है वो खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हमारा जो कृत्रिम रंजक है। इन रंजकों को रसायनों की सहायता से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, मतलब रसायनों के माध्यम से इसको हम बनाते हैं। ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया तथा व्यवहार में भिन्न भिन्न होते हैं। कृत्रिम रंजक की कुछ प्रसिद्ध श्रेणियाँ हैं। तो कौन कौन से हैं? स्वतः रंजक जो है, आधारभूत अम्लीय, परिक्षिप्त, एजो, वैट तथा प्रतिक्रियात्मक रंजक, ये सभी रासायनिक जैसे कि जो अभिक्रिया के द्वारा तैयार होते हैं, जिसे हम कृत्रिम रंजक कहते हैं। ये रंजक अत्यधिक प्रदूषण तथा त्वचा में एलर्जी आदि समस्या उत्पन्न करते हैं। जो इससे जो कलर किया जाता है, तो किसी को ना एलर्जी होता है, त्वचा स्किन एलर्जी, तो वो ये नहीं पहन पाता। तो प्राकृतिक के रूप से जो रंजक हुआ होता है, जो कलर होता है, उसको पहनते हैं। इनमें से कुछ रंजक जैसे एजो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। जो एजो रंग है, बहुत सारे कंट्री में ये बैन भी है और इसके प्रयोग पर प्रतिबंध भी है। कृत्रिम रंजक का प्रयोग अत्यंत सरल होता है तथा इनका रंग प्राकृतिक रंजकों से अधिक पक्का होता है। ये अधिक चमकदार तथा अनेक रंग उपलब्ध कराते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे रंग तो मिल जाते हैं और इसमें टाइम भी कम लगता है, बहुत जल्दी कलर हो जाता है और ये पक्के कलर होते हैं, जल्दी निकलते नहीं हैं। अब आता है हमारा रंजकों का प्रयोग। जब हम बाज़ार जाते हैं तो देखते हैं कि बाज़ार में न केवल कपड़े के ही भिन्न भिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं, बल्कि सिलाई के धागे, बुनाई के धागे तथा ऊन आदि भी विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि आप बाज़ार में देखते हैं ना, कपड़े कपड़े तो अलग अलग रंगों के मिलते हैं, लेकिन जो धागे होते हैं ना, जैसे आप सिलाई करते हैं तो अलग अलग कलर के धागे होते हैं। ठीक है। अगर ऊन लेते हैं तो ऊन भी अलग अलग कलर के होते हैं ना। तो इसलिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में रंजक की प्रक्रिया का प्रयोग तंतु, सूत या कपड़ा निर्माण स्तर पर किया जाता है। भिन्न स्तर जिन पर टेक्सटाइल का रंजक किया जाता है उसमें शामिल है। तो कपड़ों के साथ साथ इसमें सूत तंतु को भी कलर करते हैं। पहला आता हमारा तंतु स्तर। हालांकि इस स्तर पर सभी प्रकार के तंतुओं की रंगाई की जाती है, किंतु यह पद्धति मानव निर्मित तंतुओं के लिए अधिक
लोकप्रिय है। इसमें रंगाई एक सी होती है तथा रंग भी पक्के होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान रंग युक्त तंतुओं की व्यापक बर्बादी होती है। तो ये तंतु स्तर पर जो कलर किया जाता है वो मानव निर्मित तंतुओं पर बहुत ही असरदार होता है, क्योंकि इस टाइम सभी तंतुओं में रंग चढ़ जाता है और रंग पक्के भी होते हैं, जल्दी उतरते नहीं हैं। अब बात करते हैं सूत स्तर पर। करघे में कताई के पश्चात तंतुओं पर रंग चढ़ाया जाता है, विशेष रूप से जब इन्हें इसी रूप में बेचा जाना होता है। बुनाई की ऊन तथा सभी प्रकार के धागे, सिलाई, एम्ब्रॉयडरी, क्रोशिया आदि की रंगाई इसी स्तर पर की जाती है। तो जो सूत स्तर है इसी पे जो बुनाई का जो ऊन होता है ना, ऊन जब हम स्वेटर बुनते हैं ऊन, और जो हमारे घर में सिलाई के जो धागे होते हैं, एम्ब्रॉयडरी के धागे होते हैं, और ये सभी इसी स्तर पे इनको कलर किया जाता है। तभी उसके बाद हम मार्केट से धागे को लेकर आते हैं। फिर आता हमारा कपड़ा स्तर। इसमें क्या होता है, कपड़ा उद्योग में अधिकतर रंगाई इसी स्तर पर की जाती है और कपड़ों को एक स्थूल रंग में रंगा जाता है। इससे कपड़े पर समान रंग चढ़ता है। इस स्तर पर रंग का मिलान आसान होता है। यह पद्धति मिश्रित कपड़े की रंगाई के लिए भी प्रयुक्त है। दो तंतुओं को मिश्रित करके मिश्रण तैयार किया जाता है, तत्पश्चात उससे सूत तथा कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले कपड़ों को पूरा रंग दिया जाता है एक साथ। फिर आता हमारा वस्त्र रंगाई। कई बार इस स्तर पर भी रंगाई की जाती है, अर्थात वस्त्र की सिलाई के पश्चात उसकी रंगाई की जाती है। इसे पीस रंगाई भी कहा जाता है। चूँकि यहाँ वस्त्र की रंगाई होती है इसलिए इसमें कपड़े की बर्बादी नहीं होती है, किंतु इस प्रक्रिया में वस्त्र में रंगाई समरूप नहीं हो पाती है। विशेष रूप से सीम, प्लेटों तथा चुन्नटों के आसपास यदि आपके पास रंगा हुआ वस्त्र है तो उसकी प्लेट या चुन्नट खोल के देखें। यहाँ पे तो पूरे कपड़े में रंगाई हो जाती है, उसके बाद जो चीज़ बनाना होता है वो बनाया जाता है। और यहाँ पे जब वस्त्र रंगाई की बात की जाए, जैसे आपके पास कोई टी शर्ट है, ठीक है, टी शर्ट है तो वो सिला हुआ है, वाइट कलर का है, आप इसको रंगाई कर रहे हैं तो इसको पूरे रंग में आप एक साथ डाल के रंगाई करते हैं। मतलब जब सिला हुआ कपड़ा जो है वो आप रंगाई करते हैं। अगर आप इसको जब भी खोलेंगे सिलाई, तो जहाँ पे सिलाई कवर है तो वहाँ पे रंगाई नहीं होता है, और बाकी जहाँ पे खुला है स्थान यहाँ पे पूरा रंगाई होता है। ठीक है, आप बात करें सजावटी रंगाई के बारे में, ये क्या होता है। तो आपने साधारण रंगाई के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब रंगाई की प्रक्रिया एक भिन्न डिज़ाइन प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट रूप से भी की जाती है। तो इसे सजावटी या प्रतिरोधी रंगाई कहते हैं। सजावटी रंग के लिए प्रतिरोध शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इन तकनीकों में विशिष्ट स्थानों पे कुछ प्रतिरोधी पदार्थ जैसे कि धागा, सूत या वैक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये सजावटी रंग क्या होता है, जब आप कोई कपड़ा है आपके पास, ठीक है, आप चाहते हैं उसमें कोई डिज़ाइन बनाना, तो आप क्या करते हैं, जहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, जहाँ पे आपको कलर नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं, धागा, सूत या वैक्स का इस्तेमाल करके उस एरिया को कवर कर देते हैं कि वहाँ पे रंग ना चढ़े, बाकी सब जगह रंग चढ़ जाते हैं। इसको सजावटी रंग भी कहते हैं या फिर प्रतिरोधी रंगाई भी कहते हैं। इससे डिज़ाइन बनाया जाता है उसको रोक कर। सजावटी या प्रतिरोधी रंगाई की दो सर्वाधिक लोकप्रिय तकनीकें हैं। तो कौन कौन सी तकनीकें हैं, पहला हमारा बंधेज, दूसरा बाटिक। ठीक है, ये प्रतिरोधी रंगाई की तकनीकें हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे बंधेज, जिसे टाई एंड डाई भी कहते हैं। बंधेज में कपड़े के चुनिंदा भागों में रंग के प्रवेश को रोकने के लिए प्रतिरोध पदार्थ के रूप में धागा का प्रयोग किया जाता है। बनाए जाने वाले डिज़ाइन के आधार पर कपड़े के चुनिंदा भागों को धागे से बांध दिया जाता है। बंधेज तकनीक का प्रयोग करके डिज़ाइन बनाने के अनेक तरीके हैं। ठीक है, ये तरीके क्या कौन कौन से हैं, देखिए, पहला हमारा गोला बनाया या फिर मार्बलिंग। ठीक है, मार्बलिंग, ये याद रखिएगा, कपड़ा लीजिए और उसे घुमाकर या मोड़कर गोला बना लीजिए। अव्यवस्थित रूप से कपड़े को विभिन्न स्थानों पर बांध लीजिए। अब कपड़े पर रंगाई करें, सूखने के पश्चात इसे खोलें। रंगाई किए गए स्थान
इस कपड़े पे मार्बल का प्रभाव होगा। जैसे कि आपको कपड़ा लिया, उसको ऐसे खूब मोड़ कर गोल बना लिए, फिर धागे से इसको खूब बांध लिए चारों तरफ हरे, फिर इसको कपड़े को कलर में डुबो के छोड़ फिर निकाल कर आप किसी स्थान पर रख देंगे सूखने के लिए। जब सूख जाए तो आप इस धागा निकालेंगे तो रंगाई इसमें अलग ही एक प्रकार का डिज़ाइन आपको दिखाई देगा, जिसे आप क्या कहते हैं, मार्बलिंग। फिर आता हमारा बांधना या फिर बाइंडिंग। तो ये क्या होता है, कपड़े, दुपट्टे, मेजपोश या चादर को इस रूप से उठाकर समान दूरी पर धागे से बांध दिया जाता है। जैसे कि आप, ये आपका कपड़ा है, उसको आप इस टाइप से बांध देते हो ऊपर कि आपको यहाँ पे कलर नहीं चाहिए, फिर आप कलर में डुबो के उसको छोड़ते हैं तो यहाँ पे जहाँ आप बांधते हैं वहाँ पे कलर नहीं होता, एक प्रकार का डिज़ाइन, अलग डिज़ाइन बन जाता है। फिर आता है आपका गांठ बांधना। डिज़ाइन के अनुसार कपड़े पे गांठें बांध लें और फिर रंगाई करें। जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग करके चने या फिर कुछ पत्थर कुछ डालकर आप क्या करते हैं, यहाँ उसको गांठ बांध लेते हैं। फिर आप कलर में इसको डुबो के जब सुखाते हैं तो जहाँ पे ये बंधा हुआ है वहाँ पे अलग सा एक डिज़ाइन बन जाता है, इस टाइप का डिज़ाइन बनता है। अगर पत्थर ऐसा रखते हैं तो इस टाइप के डिज़ाइन आपके पूरे कपड़ों में बन जाता है। फिर आता है आपका तह लगाना। कपड़े को मेज पर सीधा रख लें, इसकी लंबाई व दिशा में लपेट पेड़ बनाकर तह लगा लें। मतलब उसके बाद क्या होता है, रंगाई के बाद चौड़ाई वार रेखा प्राप्त करने के लिए इसे नियमित दूरी पर धागे से बांध लें। खड़ी रेखाएं प्राप्त करने के लिए कपड़े की प्लेट बनाकर उसकी चौड़ाई तह बनाएं। मतलब ऐसे तह बनाना कि आपका जब होता है तो इस टाइप का डिज़ाइन बनेगा, या फिर जैसा भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप बांध कर, धागे से बांध कर आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर आता है आपका खूंटी बांधना। आप डिज़ाइन बनाने के लिए प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में खूंटी या चिमटी का प्रयोग कर सकते हैं। इस कपड़े की तह लगाएं और नियमित दूरी पर खूंटी या चिमटियाँ बांध लें। तो आप यहाँ पे चिमटियाँ बांध कर इस पर वो आप क्या कर सकते हैं, उसको धागे से बांध सकते हैं, फिर कलर में डुबो के हटाएंगे तो एक अलग सा डिज़ाइन बन जाएगा। अब आता है ट्रिक। कपड़े पर कच्चे टाकों से डिज़ाइन बनाएं और फिर धागे को खींचे और उसे बांध कर रंग दें। तो आप ऐसे डिज़ाइन जब सुई से आप ऐसे सिलाई का डिज़ाइन बनाएंगे, फिर धागे को खींचे और उसे बांध कर रंग दें। तो बनाकर उसको आप बांध के रंगेंगे तो वहाँ पे कलर नहीं चढ़ेगा, एक प्रकार का अलग डिज़ाइन बन जाएगा। अब बात करें जो बंधेज या टाई एंड डाई कपड़े हैं, वो क्या होता है, गुजरात में पटोला तथा राजस्थान में बांधनी भारत में प्रयोग होने वाली बंदेज की दो लोकप्रिय परंपरागत रंगाई तकनीकें हैं। ठीक है, ये पटोला और बांधनी। पटोला कहाँ का है, गुजरात का, और बांधनी राजस्थान का। अब बात करें हम बाटिक की, तो बाटिक भी प्रतिरोध रंगाई की एक पद्धति है। यहाँ कपड़े के कुछ निश्चित स्थानों को रंगाई से बचाने के लिए प्रतिरोध पदार्थ के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, मोम का, वैक्स का प्रयोग किया जाता है। कपड़े में चुनिंदा स्थानों में डिज़ाइन के आधार पर मधुमोम, कौन कौन सा मोम चलता है, मधुमोम और पैराफाइन मोम को ब्रश या ब्लॉक से भरा जाता है। रंगाई के दौरान इन भागों पर रंग नहीं लगता है, यह एक डिज़ाइन का प्रभाव उत्पन्न करता है। बाद में मोम को निकाल दिया जाता है। तो जहाँ पे हमें कलर नहीं चाहिए वहाँ हम मधुमोम या फिर पैराफाइन मोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा छपाई या प्रिंटिंग। ये क्या होता है, दो कपड़ों को आमने सामने रखें जिसमें एक कपड़ा लाल रंग का हो और दूसरे कपड़े में लाल रंग का प्रिंट हो। इन दोनों कपड़ों के बीच के अंतर का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। हालांकि दोनों ही कपड़ों का रंग लाल, किंतु रंगाई वाला कपड़ा पूरी तरह से लाल है, जबकि प्रिंटिंग वाले कपड़े में केवल कुछ ही स्थानों पर लाल रंग से प्रिंट होता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रंगाई और छपाई में क्या अंतर है। छपाई के कपड़ों की रंगाई ही एक प्रक्रिया है, किंतु इसमें केवल चुनिंदा स्थानों पर ही रंगाई की जाती है ताकि कपड़े पर डिज़ाइन बनाया जा सके जो कपड़े को सजावटी रूप प्रदान कर सकता है। ठीक है, रंगाई और छपाई में प्रमुख अंतर यह है कि रंगाई किन तंतु, सूत या कपड़े के स्तर पर की जाती है, जबकि
छपाई केवल कपड़े के स्तर पे की जाती है, इसे चुनिंदा रंगाई भी कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई कपड़ा है तो उस पे हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, छपाई करते हैं, पूरे कपड़ों में नहीं करते, ठीक है, कुछ हिस्सों में जहाँ पे हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ पे करते हैं। जैसे कि छपाई के कुछ पद्धतियाँ हैं, तकनीकें हैं, कौन कौन सी है? ब्लॉक प्रिंट, स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, ये सारे तकनीक है छपाई के जिसके द्वारा हम छपाई करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग तथा बाटिक दो परंपरागत प्रिंटिंग पद्धतियां हैं। यहाँ हम प्रिंटिंग की केवल एक ही पद्धति या ब्लॉक प्रिंटिंग की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान के जयपुर में एक सांगानेर है जगह, वहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग प्रसिद्ध है। और पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन जो है ना, वहाँ पे बाटिक के जो प्रसिद्ध है, बाटिक छपाई के लिए। जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, क्या आप कभी डाकघर गए हैं? वहाँ पर पत्रों और पार्सलों पर मोहर लगाते हुए देखा है। मोहर को पहले स्याही पे लगाया जाता है, उसके बाद उसे पत्र या पार्सल पर छापा जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की होती है। जैसे कि आपका जो मोहर है तो उसमें आपका डिज़ाइन बना होता है खाँचा जैसे लकड़ियों का, फिर जब आप इंक इस पे लगाते हैं तो खाँचों में भरकर वहाँ पे जहाँ पे आपको छापना है, ठीक है, वहाँ पे लगाते हैं तो स्टैम्प लग जाता है। तो वैसे ही ब्लॉक प्रिंटिंग भी की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, लकड़ी के एक क्या ब्लॉक होता है, ठीक है, घर में आप प्रिंटिंग करने के लिए ब्लॉक के स्थान पर घर में आसानी से उपलब्ध किसी वस्तु का प्रयोग कर सकते। जैसे कि ये लकड़ी है, लकड़ी का होता है, इसमें देखिए आप डिज़ाइन बना होता है और इसमें जब आप कोई कलर उस पर डालते हैं फिर उसके बाद उसको कपड़े पे छापते हैं तो ऐसे करके वही डिज़ाइन उभर जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। तो आप ये प्रिंटिंग घर पे आप ग्लास, कटोरे, पत्तियों के फूलों का प्रयोग करके भी आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, रंगाई और छपाई का। तो आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।